हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि। आज हम राधा कृष्णन कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 को डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमीशन है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो CTET हो, UPTET हो, नेट हो। आप जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कमीशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसमें ध्यान से पढ़ते चलिएगा साथ साथ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत सरकार का ध्यान एजुकेशन की तरफ गया तो उन्होंने 4 नवंबर 1948 में 4 नवंबर 1948 में जो देश के द्वितीय राष्ट्रपति व प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके थे, उस टाइम तो नहीं थे, उस टाइम तो ये उपराष्ट्रपति ही थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। आयोग में कुल 10 सदस्य थे और इन सदस्यों ने 25 अगस्त सन 1949 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो इस उद्देश्य से बनाया गया था आयोग कि वो विश्वविद्यालय शिक्षा जो है उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उन सुधारों व विस्तारों के विषय में सुझाव दे जो देश की वर्तमान परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों और साथ में भावी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। अब इसको लेकर आयोग ने बहुत सारे सुझाव दिए, उन सुझावों को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो वही सुझाव होते हैं जो किसी आयोग ने दिए होते हैं। इसके साथ जो हमने डेट्स ऊपर डिस्कस की हैं वो भी आप ध्यान से मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में वो भी आ जाता है। अब आयोग ने जो सुझाव दिए उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट सुझाव जो था वो था कि शिक्षकों के 4 वर्ग होने चाहिए, एक प्रोफेसर रैंक, रीडर, लेक्चरर, देन इंस्ट्रक्टर, और इन सभी के लिए उन्होंने उच्च वेतनमान की बात की और भविष्य निधि जो प्रोविडेंट फंड होता है उसके बारे में कहा और आवास सुविधा उनको आसपास में ही प्रोवाइड कराई जाए। साथ में कार्यभार जो है वो 18 घंटे से ज़्यादा ना हो एक सप्ताह में, जिससे बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड ना हो जाए और ओवरलोडेड ना हो, उनको टेंशन और स्ट्रेस ना हो, तो वो अपना काम बहुत अच्छे से सुचारू रूप से कर सकें। साथ में विश्वविद्यालय में प्रवेश की जो आयु थी उसको 18 वर्ष निर्धारित किया गया और ये भी कहा गया कि इंटरमीडिएट के बाद ही उनको कॉलेज में प्रवेश के लिए अथॉरिटी मिले। साथ में विश्वविद्यालय में जो शिक्षण विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर पढ़ाई की जाती है उनमें 3000 छात्र से ज़्यादा ना हो और महाविद्यालय स्तर पर 1500 से ज़्यादा छात्रों को प्रवेश ना दिया जाए। कार्य दिवस के बारे में, वर्किंग डेज जो होते हैं हमारे, उनके बारे में ये कहा गया कि 180 डेज से कम ना हो और इसमें परीक्षा काल मतलब जो आपके एग्जामिनेशन डेज होते हैं उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 180 दिन सेपरेट होने चाहिए जिनमें एग्जाम्स ना हो, सिर्फ पढ़ाई हो। देन विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी इन्होंने बहुत सारी सुझाव दिए और साथ में ये भी कहा कि उन्हें ऋण मुक्त कर दिया जाए और विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने सुझाव दिया, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में हमारी एजुकेशन आ जानी चाहिए। साथ में रिफ्रेशर कोर्सेज और पुस्तकालय में सुधार किया जाए और प्रयोगशालाओं की, नई प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए जो सुसज्जित हो, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनमें वो सब हों और साथ में सेमिनार, वर्कशॉप्स आदि के लिए भी उचित प्रावधान किए जाएं, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा के 3 मेन उद्देश्य माने, जिनमें सामान्य शिक्षण में क्या होगा कि सूचना और अनुभव के आधार पर छात्रों को विचार करना, निर्णय लेना और कार्य करना, इन सब का प्रशिक्षण दिया जाए। उसके बाद उदार शिक्षण की बात की। उदार शिक्षण में विद्यार्थी जो हैं वो स्वतंत्र रूप से विचार कर सकें और समालोचनात्मक और रचनात्मक शक्ति का उनके अंदर विकास हो। साथ में व्यावसायिक शिक्षण की भी बात की। व्यावसायिक शिक्षण में व्यवसाय से संबंधित या फिर किसी भी तकनीकी विषयों की शिक्षा के ऊपर उन्होंने बल दिया। नेक्स्ट जो इनको व्यावसायिक शिक्षण से रिलेटेड चीज़ें उन्होंने की या प्रशिक्षण या इनकी टेक्नोलॉजी, प्रावैधिक विषयों की जब बात की तो उन्होंने कहा कि वाणिज्य, इंजीनियरिंग, कानून, चिकित्सा विज्ञान, लोक प्रशासन, व्यापार प्रशासन, औद्योगिक शिक्षा आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन विषयों पर यदि ध्यान दिया जाता है तो जो छात्र पढ़ के वहाँ से निकलते हैं तो उनका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा हो जाता है और वो आगे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का ध्यान रखते हुए महापुरुषों की जीवनियाँ भी पढ़ाई जानी चाहिए और सभी धर्मों में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही हो और अंग्रेजी व प्रादेशिक भाषा का ज्ञान भी छात्रों को दिया जाना चाहिए। परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात की
तो उसमें कहा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और मौखिक परीक्षणों को भी स्थान दिया जाए। साथ ही 70% या उससे अधिक आए जो छात्र, उनको प्रथम श्रेणी में रखा जाए। 59 से लेकर 69 के मध्य जो बालक हैं वो द्वितीय श्रेणी में, और 40 से लेकर 54 के मध्य जो बालक हैं वो तृतीय श्रेणी में उनको स्थान मिलना चाहिए। प्रतिभाशाली छात्रों के विषय में भी उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली निर्धन जो विद्यार्थी हैं उनका चयन करके उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। साथ में सभी विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा ली जाए, जिससे कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसके सुधार किए जा सकें। छात्रावास, भोजन, जल, खेल, समाज सेवा, एनसीसी आदि का समुचित प्रबंध भी किया जाए। उसके अलावा स्त्रियों के लिए उन्होंने कहा कि स्त्रियों को उनकी प्रकृति के अनुरूप जो विषय हैं, जैसे गृह विज्ञान है, हस्तकला है, शिल्पकला है आदि जो भी चीज़ें हैं उनके विषय में यदि वो चाहती हैं तो उनको उसकी नॉलेज दी जाए। साथ में उच्च शिक्षा में सह शिक्षा संभव है, को एजुकेशन की जा सकती है, और स्त्री पुरुषों की शिक्षा जो शिक्षक हैं, और स्त्री हो या पुरुष हो, उनका जो वेतन हो वो समान हो, मतलब लिंग के आधार पर कोई भी मतभेद न किया जाए। साथ ही ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की भी इन्होंने एक अनुशंसा रखी, और नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए भी इन्होंने प्रस्ताव दिया, और साथ में वित्त व्यवस्था हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए भी इन्होंने सुझाव दिया। इस आयोग की अनुशंसा का जो प्रभाव मिला हमें देखने के लिए वो बहुत इफेक्टिव रहा। उनमें से कुछ प्रभाव हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सन 1953 में जो विश्वविद्यालय अनुदान समिति थी उसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में परिवर्तित कर दिया गया, और 1956 में उसको कानून से स्वतंत्र संस्था का दर्जा भी दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों के एग्जाम्स में आता है कि यूजीसी का एस्टेब्लिशमेंट जो पूछते हैं वो कब हुआ है, तो वो सन 1956 में कानून के द्वारा मिल गया था, और उससे पहले सिर्फ उसको नाम चेंज करके विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में परिवर्तित किया गया था। 1954 में केंद्र में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना की गई, जो ग्रामीण शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व जिसके हाथ में रहा। देन विश्वविद्यालयों की स्थापना में भी बहुत तेज़ी आई, तीव्रता से विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ने लगी, और स्नातक का जो पाठ्यक्रम था वो त्रिवर्षीय कर दिया गया। देन कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि, शिक्षक प्रशिक्षण आदि जो ये इन्होंने संकाय कहे थे, उनके लिए स्वतंत्र महाविद्यालयों की स्थापना भी की जाने लगी। देन प्रादेशिक भाषाओं में उच्च शिक्षा की व्यवस्था होने लगी, क्योंकि बच्चों को नॉर्मली हिंदी या इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, बट वो अपनी रीजनल जो उनकी लैंग्वेजेस थी उनमें बहुत अच्छे से पढ़ सकते थे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रादेशिक भाषाओं में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई। 1959 में एनएसएस और 1963 में एनसीसी की शुरुआत हुई। ये दोनों डेट्स भी इम्पॉर्टेंट है, ये ईयर्स आप नोट कर लीजिएगा। शिक्षकों के वेतनमानों में वृद्धि और सेवा शर्तों में भी सुधार हुआ। देन छात्र सलाहकार बोर्ड की स्थापना भी इनकी अनुशंसा के माध्यम से हुई। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स इस आयोग के आए, और ये आयोग का एस्टेब्लिशमेंट जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा, और अभी तक भी हम उसी अनुशंसा को, उन्हीं सिफारिशों को या उन्हीं जो पारित किए गए आदेश उन्हीं को अभी तक लेके चल रहे हैं। जैसे 180 डेज़ अभी भी है, एनसीसी एनएसएस हमारा अभी भी चल रहा है, यूजीसी हमारा है। तो इस आयोग के जो रिजल्ट्स थे वो बहुत इफ़ेक्टिव थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।